अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिजीज़ जो है आजकल इसकी आउटब्रेक आई हुई है और ये बहुत ही अहम वायरल डिजीज़ है लार्ज रुमिनेंट्स की। तो आज के इस लेक्चर में हम इस वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक क्विक ओवरव्यू होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है प्रिवेंटिव मेडिसिन की लेक्चर सीरीज़ का, और इसके बाकी लेक्चर आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन की लेक्चर सीरीज़ के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी और आप वहाँ से बाकी जो लेक्चर्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ऊपर भी आ रहा होगा। उसके अलावा जो है इसमें तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ हुई हैं उसके लिंक भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसका जो लेक्चर का लिंक है वो मैंने दे दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ जो कि स्किन इन्फेक्शन काज करती है कैटल में। तो आज इसको कवर करते हैं। इस बीमारी को जो दूसरे नाम हैं उनमें आ जाते हैं सूडो अर्टिकेरिया, नीथलिंग वायरस डिजीज़, एक्जेंथीमा, नोडुलरिस बोविस और ठीक है। इसके बाद जो है हम इसकी जो डिजीज़ है उसको डिटेल के साथ देखते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में हम इस डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि इसकी इटियोलॉजी या इसका कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी काज करता है, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखेंगे, ट्रांसमिशन कैसे होती है वो देखेंगे, और इसके क्लिनिकल साइंस कौन कौन से होते हैं, हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम इस डिजीज़ से एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस डिजीज़ का कंट्रोल मेजर्स के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा जब हमारे फार्म के ऊपर ये डिजीज़ आ जाती है या हमारे एनिमल्स को ये बीमारी आ जाती है तो कौन कौन से एडेप्टिव मेजर्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं, वो सारे आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। तो हम बेसिकली इटियोलॉजी या ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये बीमारी काज करता है। तो लंपी स्किन डिजीज़ इज़ काज्ड बाय कैप्री पॉक्स वायरस, और इसकी जो फैमिली होती है वो पॉक्स वायराइडी होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये जो बीमारी है ये शीप पॉक्स और गोट पॉक्स के साथ रिलेटेड होती है, उससे मिलती जुलती होती है, और इतनी मिलती जुलती है कि आप सीरोलॉजिकली इनको डायग्नोज नहीं कर सकते। सीरोलॉजी से मुराद कोई भी ऐसा टेस्ट जो सीरम बेस्ड हो, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। उनमें आ जाते हैं एलाइजा और क्या उसको कहते हैं, एलाइजा आ जाता है, इम्यूनोडिफ्यूजन एसे आ जाता है, और कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट आ जाता है। ये सारे जो होते हैं ये होते हैं सीरोलॉजी बेस्ड टेस्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। ये जो डिजीज़ है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ये कैसे इम्पोर्टेंट होता है जानवरों के लिए ये हम देखते हैं। ये जो है डिजीज़ डिस्कवर हुई थी 1929 में सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में, जो ज़ाम्बिया की इलाका था अफ्रीका में, वहाँ पे ये जो बीमारी थी सबसे पहले नोट की गई थी। ये इसके जो है सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली स्किन के ऊपर लेजन्स नज़र आ रहे हैं आपको इस वायरल डिजीज़ के। इसकी जो ये डिजीज़ है बुनियादी तौर पे कैटल में होती है, बेसिकली इफ़ेक्ट कैटल को करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है ऑरिक्स, जिराफ और इम्पाला में ये इंड्यूस की गई और इसका इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन नेचुरली जो है ये सिर्फ कैटल्स में होती है। जो वायरस होता है वो शीप और गोट में रेप्लिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तरफ। इसके जो मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं वो होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन लॉस की वजह से। जो प्रोडक्शन लॉस होता है उसकी वजह से जो है ना सबसे ज़्यादा जो ये इफ़ेक्ट करती है, उसमें जो है इस डिजीज़ की वजह से जानवर खाता पीता नहीं है और बीमारी की वजह से जानवर सीवियरली इमेसिएट हो जाता है, उसका मसल लॉस हो जाता है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाती है एनिमल की। जानवर जो है अगर प्रेग्नेंट हो तो एबॉर्ट कर जाता है, मेस्टाइटिस हो जाती है जो कि सेकेंडरी मेस्टाइटिस होती है। उसके अलावा लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो जाता है। ये दोनों के लिए होगा, मेल और फीमेल दोनों को
फर्टिलिटी में लॉस हो जाता है ड्यू टू दिस डिजीज़। अच्छा, उसके अलावा जो हाइट होती है उसको डैमेज होता है और हाइट की जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है और दैट कुड आल्सो बी अ लॉस ड्यू टू दैट डिजीज़। उसके बाद जो है जानवर लेम हो जाता है तो हम उसको एज अ ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसकी एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। इसकी जो मॉर्बिडिटी है वो वेरी करती है। ये 3% से लेके 85% तक जो इसकी मॉर्बिडिटी हो सकती है। मॉर्बिडिटी डिजीज़ की इफ़ेक्ट करने को कहती हैं। मोर्टेलिटी, इसकी जो मोर्टेलिटी है वो आमतौर पे लो होती है 1 से लेके 3% तक, लेकिन कुछ आउटब्रेक्स में ये 20 से 85% तक जो हो मतलब इसकी मोर्टेलिटी जा सकती है। इसकी दोनों की डेफिनेशन जो है वो नीचे जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे मौजूद होगी। लेकिन जो छोटा सा आप समझ लें कि जो मॉर्बिडिटी होती है वो डिजीज़ के होने को कहते हैं और मोर्टेलिटी डेथ रेट को कहते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो नीचे लेक्चर में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं ये ट्रांसमिट कैसे होती है। ये जो डिजीज़ होती है प्राइमरली इंसेक्ट के काटने की वजह से ट्रांसमिशन होती है और इसमें जो मच्छर होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं, जिनमें क्यूलिकॉइड्स और एडीज आ जाते हैं। ये 2 वायरसेस जो होते हैं ये इस डिजीज़ के स्प्रेड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, जो माइनर रूट्स हैं उनमें आ जाते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, स्किन के ऊपर ब्रीच हो तो जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और वायरस मौजूद होता है सलाइवा में, नेज़ल डिस्चार्ज में, मिल्क और सीमन में, मसल्स में। ठीक है, अच्छा, ये जो वायरस होता है ये रेजिस्टेंट होता है डेसिकेशन से। इतनी जल्दी इसकी जो है ना वो किलिंग नहीं होती क्योंकि ये डेसिकेशन को रेजिस्ट करता है। इसमें कोई कैरियर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार जानवर को बीमारी हो जाए और वो रिकवर हो जाए तो वो दोबारा जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट आगे नहीं करता। इस तरह नहीं होता कि उसको खुद सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर रहा हो, ये कंडीशन इसमें नहीं पाई जाती। उसके बाद आ जाते हैं जी इसका जो स्प्रेड है वो मूवमेंट के साथ रिलेटेड होता है। जैसे कि आपने किसी जगह पे ऑर्गेनिज्म जिस तरह के कैटल को ख़रीदा, उसको आप लेके किसी दूसरी मार्केट में गए या किसी एक सूबे से लेके दूसरे सूबे में जब जाते हैं तो ये डिजीज़ उन एनिमल्स के साथ ट्रांसमिट होती है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से लेके 5 वीक्स तक होता है और ये डिटरमाइन करता है कि आपने क्वारंटीन पीरियड कितना देना है। तो इस बीमारी में जो क्वारंटीन पीरियड होगा वो 5 वीक्स होगा। उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ द केसेस जो इन्फेक्शन होता है वो इनएपरेंट होता है। यंग काफ जो होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और उनमें ये सिम्टम्स प्रॉपरली नज़र आते हैं। और जो जिनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं उनमें क्या होता है कि नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर, जानवर की स्किन के ऊपर नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। मिल्क प्रोडक्शन हमेशा पहला साइन होता है किसी भी बीमारी का। तो इस बीमारी में भी जब मिल्क प्रोडक्शन फार्म के ऊपर कम हो तो आप समझ लें कि कोई डिजीज़ आ रही है, आउटब्रेक आ रही है। और जो हिस्ट्री है या उस एरिया का हमें जो है बताता है न्यूज़ कि जी ये आउटब्रेक आई हुई है। जैसे कि आजकल इस डिजीज़ की आउटब्रेक आई हुई है तो आपने इस चीज़ का केयर करना है कि अगर ज़रा भी आपकी मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो तो आप इसको इस डिजीज़ के तौर पे ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है ये जो नोड्यूल्स हैं ये बेसिकली बनते हैं हेड के ऊपर, नेक के ऊपर, अड्डर के ऊपर, पेरिनियम के ऊपर और लेग्स के ऊपर। अच्छा, इसके जो क्या उसको कहते हैं, टेक्निकली हम इसको सिट फास्ट कहते हैं, ये जो कंडीशन होती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग्ड होगा और ज़्यादा हार्मफुल होगा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ज़्यादा इश्यूज़ बनाएगा और ज़्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है जी रिनाइटिस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, इसके बाद लेमनेस हो सकती है, एबॉर्शन और स्टेरिलिटी हो सकती है। स्टेरिलिटी मैंने आपको बताया दो बोथ मेल और फीमेल के रिलेटेड, दोनों के रिलेटेड एबॉर्शन हो सकती हैं। पोस्टमार्टम लेजेंस इसके जो है टिपिकल लेजेंस होते हैं स्किन नोड्यूल्स के, इस डिजीज़ के। जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो ये क्लियर कट जो है आपको नज़र आता है कि ये आपके पास जो है
कौन सी बीमारी है, यानी कि ये लंपी स्किन डिजीज़ जो है बड़ा क्लियर कट इसके जो है सिम्टम्स होते हैं स्किन के अंदर। अच्छा जी, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर लेजन्स हो सकते हैं, जीआईटी ट्रैक के अंदर लेजन्स हो सकते हैं, और उसके अलावा लंग्स में जो है वो नोड्यूल बन सकते हैं, स्प्लीन, लिवर और जो र्यूमन होता है उसके ऊपर हेमरेजेस बन जाते हैं इस बीमारी में। अब आ जाते हैं जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सूडो लंपी स्किन डिजीज़ हो सकती है, उसके अलावा बोवाइन हर्पीज मेमोलाइटिस हो सकती है, डर्मेटोफाइलोसिस हो सकती है, रिंगवर्म हो सकती है, इंसेक्ट एंड टिक बाइट्स हो सकती हैं, रिंडरपेस्ट हो सकता है, और डिमोडिकोसिस हो सकता है। अच्छा, कोई भी इन्फेक्शन जो स्किन को अफेक्ट कर रहा है इस बीमारी में हो सकता है। तो इन सारी जो बीमारियों के ऊपर जो लेक्चर्स हैं, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो मैं आपको प्लेलिस्ट बताई है उसके अंदर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सैम्पलिंग। जब हमारे पास केसेस आना शुरू हो जाते हैं तो हम उनके सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग करने के बाद हम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि इस टाइप की बीमारी हमारे पास आई हुई है, प्रॉपर डायग्नोसिस करें और इसके कंट्रोल मेजर्स को पूरे कंट्री में अडॉप्ट करें। उसके बाद जो है इसके डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके जो स्किन नोड्यूल्स हैं वो बताएंगे। लेबॉर्ट्री में हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और हिस्ट्री को कंबाइन कर सकते हैं, उस डिजीज़ की सीरोलॉजी कर सकते हैं। लेकिन सीरोलॉजी में वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया कि इसके जो है क्रॉस रिएक्शन आता है दूसरे पॉक्स वायरसेस के साथ। वायरल डिजीज़ की नॉर्मली ट्रीटमेंट नहीं होती, हमने क्या करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है। अगर हम उसको अच्छी तरह केयर करें, नर्सिंग करें उस जानवर की, तो उसकी जो रिकवरी हो जाती है और जल्दी हो जाती है। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, और 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो जानवर रिकवर होता है। प्रॉपर रिकवरी 6 मंथ लेती है, यानी कि इस बीमारी की ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको प्रॉपर रिकवरी के लिए 6 मंथ लग जाएंगे। लंपी स्किन डिजीज़ ह्यूमंस में नहीं होती, कोई जूनोटिक इसका पोटेंशियल जो है अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। प्रिवेंशन और कंट्रोल में जो है हम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, वो फेडरल हो या स्टेट लेवल पे हो, और हम जानवरों को क्वारंटीन करेंगे बिफोर इंपोर्टिंग टू आवर हर्ड। अपने हर्ड में उसको शामिल करने से पहले तकरीबन 5 वीक इस बीमारी के केस में हम जानवरों को क्वारंटीन करेंगे। अच्छा, डिसइंफेक्शन जो है करेंगे फार्म को, उसके लिए हमें ईथर चाहिए 20%, क्लोरोफार्म, फार्मालिन 1%, और कुछ डिटर्जेंट्स जो हैं वो भी इसको किल कर सकते हैं। फिनॉल जो है वो 2%, लेकिन उसके लिए कॉन्टैक्ट टाइम जो है वायरस के साथ 15 मिनट्स चाहिए। ये जो वायरस है ये डेसिकेशन को सर्वाइव कर सकता है 35 डेज इन एनवायरनमेंट, तो हम जो है बड़ी केयर करेंगे इस वायरस को किल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एंडेमिक एरियाज़ में हम वैक्सीन कर सकते हैं जानवर को, और दूसरे नंबर पे इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ होती हैं उनमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना एक अहम सेक्शन होता है इस बीमारी के, किसी भी इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ के कंट्रोल के लिए। अच्छा, एंडेमिक एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि किसी ऐसे एरिया से हमने ये जानवर नहीं लेके आना जहाँ पे ये बीमारी चल रही हो। अगर हम लेके आएंगे तो हम उसको क्वारंटीन करेंगे, डीपॉपुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस एरिया में कम कर देंगे, कैरकेस जो है उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे ताकि ये वायरस के स्प्रेड का बायस ना बन सके, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करेंगे उस इलाके में। वैक्सीन जो है एंडेमिक एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। अटेनुएटेड जो है LSD स्ट्रेन की जो है वो हमें मिल जाती है वैक्सीन्स। LSD स्टैंड्स फॉर लंपी स्किन डिजीज़, और ये साउथ अफ्रीका में यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा नीथलिंग स्ट्रेन की जो वैक्सीन है वो 3 साल तक इम्यूनिटी देती है, अब अगर एक बार हम इम्यूनिटी कर देते हैं, वैक्सीन कर देते हैं तो। शीप और जो गोड पॉक्स वैक्सीन होती है वो ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में यूज़ होती है, और ये क्या कर सकती है, लोकली रिएक्शन कर सकती है, और क्या उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है ये जो वैक्सीन है, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है। तो दैट वाज टुडेज लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ लंपी स्किन डिजीज़। आपके जो इसके रेफरेंसेस और ज़्यादा अगर आपने कोई चीज़ इसके बारे में पढ़नी होगी तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप उन बुक्स को जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है फाइनल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू स्टार्ट देम लर्निंग, कि वो एक स्टेप से जो है ना लर्निंग शुरू करें और फिर जो है बुक रीडिंग के ऊपर आएँ और फिर जो है इस डिजीज़ के बारे में प्रॉपरली करें। तो ये लेक्चर नंबर 9 था। लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।